राधे राधे दोस्तों। अभी तक हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? भारतीय न्याय संहिता की धारा 30, जिसमें सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे या सद्भावपूर्वक किया गया कार्य कोई अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब चलते हैं आगे अगली धारा पे। हमारा अगला धारा क्या है? सद्भावपूर्व दी गई संसूचना। ठीक है, धारा 31 आता है। हमारा क्या है? सद्भावपूर्व दी गई संसूचना। सद्भावपूर्व दी गई संसूचना उस हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई, यदि दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। ठीक है, आप एक तरीके से मान लें, यदि डॉक्टर है और डॉक्टर ने क्या कह दिया कि आपको कोई बीमारी बता दिया, या आपके बेटे को, जैसे ऐसा हो जाता है कि कोई मरीज भर्ती है और उसके परिजन हैं, तो कोई जो मरीज भर्ती है उसको कोई बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी को उनके परिजन को यदि बता देता है, और उस संसूचना को प्राप्त होने से यदि परिजन सदमे में आकर उस परिजन की, मरीज के परिजन की मृत्यु कारित हो जाती है, या कोई अन्य गर्भवती हो जाती है, या कुछ अन्य चीजें हो जाती हैं, तो इस प्रकार की दी गई संसूचना संसूचना कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सूचना देकर वो मरीज के फायदे या उपचार के लिए फायदे के लिए ही किया जा रहा था, सूचना दी जा रही थी, परंतु कुछ और ही हो गया। चलिए खैर, ये आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अगली धारा आपकी आती है धारा 32। वह कार्य जिनको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। ठीक है, कि ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं आप जिसके लिए आपको धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। धमकी से कैसे विवश किया जा सकता है? आप लोग जा रहे हैं कहीं रास्ते में, कोई पकड़ ले अचानक से, और उसके बाद, या अचानक से यदि कोई पकड़ता है तो उसमें तो आप बचाव करोगे, खैर ये अलग चीज़ हो जाता है। और आपको ये एक उदाहरण के तौर पे ऐसा कहें कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई व्यक्ति किडनैप करके रखा हुआ है, या कोई भी चीज़ ऐसी धमकी देता है कि यदि तुम इस कार्य को, या संबंधित कार्य, या जो व्यक्ति करवाना चाह रहा है, जो धमकी देने वाला व्यक्ति वो कार्य करवाना चाह रहा है, यदि वो कार्य नहीं करते हो, तुम्हारे परिजनों को घोर उपाधि या मृत्यु कारित कर देंगे, ऐसी स्थिति या ऐसी धमकी देता है। और उस स्थिति या परिस्थिति में आकर आप कोई अपराध घटित करते हैं या कोई कार्य करते हैं, वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। इसमें 2-3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ दिया गया है, ध्यान देने वाली बात यह है, व्यक्ति द्वारा दी जाए जो उस करने के लिए ऐसे धमकियों के विवश किया गया, उसमें से जिसमें से उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से या आशंका कारित हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण बताए थे आपको, परिजनों को, मतलब आपको परिजनों को लेकर धमकी दिया गया कि आप नहीं करते तो आपके परिजनों को नुकसान कारित कर देंगे, ऐसा हो सकता है। एक और हो सकता है कि कोई डाकू या गिरोह जा रहा है और आपको धमकी देकर विवश करके ये कह रहा है कि तुम ये संबंधित, डाकू यदि जा रहे हैं और संबंधित क्या करते हैं, किसी का घर तोड़वा रहे हैं या ताला तोड़वा रहे हैं। एक लोहार है, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, एक लोहार है और डकैत या लुटेरे जो है लोहार को जबरदस्ती उससे जिस जिस स्थान पर वो लूट करने या फिर घर
में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उससे उस लोहार से ज़बरदस्ती ताला तोड़वाने का प्रयास करते हैं और वो उससे कहते हैं कि यदि तुम इस दरवाजे का ताला नहीं तोड़ते हो तो तुमको यहीं मार दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में पड़ता है यदि व्यक्ति और वो क्या करता है, कोई कार्य करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। और समझने वाली ये भी चीज़ है कि यहाँ पर घोर उपपत्ति बहुत बड़ी आपको हानि पहुँचने वाली हो या फिर तत्काल मृत्यु की संभावना हो, तभी तक यह लागू है, ठीक है? मतलब तभी आपका यह अपवाद है। ऐसा नहीं कि आप पीटने के डर से लुटेरे जा रहे हैं, उसमें वो मार-पीट कर लूट लें या फिर कोई कार्य कराना चाह रहे हैं आपसे, उनकी इच्छाओं को सब कुछ को जानते हुए भी केवल आप मार खाने या पीटने के डर से आप उनके गिरोह में शामिल हो जाओगे, तो वो वहाँ पर आपको इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए चलते हैं। धारा 33 भारतीय न्याय संहिता की धारा 33 में तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, ठीक है? ऐसा कोई कार्य जैसे कोई तुच्छ अपहानि हुई हो, कुछ बहुत जरा सा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि जैसे मजाक में दोस्तों ने हमारे पीठ पे मार दिए, आपके पीठ पे मार दिए और चोट लग गई या थोड़ी बहुत मतलब एक आध हो गया, जो चुइची लगी है, दर्द हुआ आपको पीठ पर आपके मार देने से दर्द हुआ या फिर हाथ पे अचानक से मार दिए, खरोच आ गई, कुछ हो गया, तो दोस्तों में ऐसी तुच्छ हानि अपहानि इतनी तुच्छ अपहानि कर दी गई जिससे क्या होता है, कोई बात जो इस तरीके का होता है, बहुत ज़्यादा तुच्छ होता है, तो ये कोई अपराध में नहीं होता है। इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार भी आपको नहीं है कि आप इससे प्राइवेट प्रतिरक्षा करें, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। धारा 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, ठीक है? धारा अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, सॉरी, धारा 33 में पढ़े थे, सॉरी ध्यान उतर गया नीचे से। फेयरनेस की धारा 33 में यही दिया गया है कि तुच्छ अपमानी कार्य करने पर क्या होता है, वो कोई अपराध में नहीं, वो किसी प्रकार का अपराध नहीं होता है, ठीक है? और इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब कोई भी प्रतिरक्षा का आपका अधिकार नहीं है, ठीक? अगला आते हैं धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई है। प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होती है, मतलब स्वयं की सुरक्षा के लिए किया गया कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा होती है और स्वयं की सुरक्षा के लिए किए गए कार्य जो होती है कार्य के बारे में, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा की बातें जो है धारा 34 में दी गई हैं, ठीक? इसके बाद आते हैं धारा 35 शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। आपको आपकी जो शरीर है इसकी और आपकी जो संपत्ति है, प्राइवेट संपत्ति है, आपकी प्राइवेट शरीर भी है, तो इसके जो प्रतिरक्षा का अधिकार है वो आपको दिया गया है। धारा 37 में अंतर्विहित निर्बंधों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले, ठीक है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है। मतलब अपने शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है और साथ ही साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी कोई घटना घटित हो रहा है तो उसके शरीर की भी प्रतिरक्षा कर सकता है, यानी सुरक्षा कर सकता है, ठीक? और इसमें दिया गया है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे वो जंगम हो या स्थावर हो या संपत्ति की प्रतिरक्षा कर सकता है। वो किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार का धन संपत्ति हो, यदि कोई चोरी करने का प्रयास करता है, लूट, रिश्ती या ले जाने का प्रयास करता है, तो वहाँ पर उसके बचाव या उसकी सुरक्षा का प्रयास
कर सकते हैं कोई व्यक्ति, ठीक। इस धारा में यही चीज दी गई है। शारीरिक और संपत्ति की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो क्या है, इसके बारे में धारा 35 में समझाया गया, ठीक। आगे आते हैं। ऐसे व्यक्ति के कार्य, धारा 36, ठीक है, धारा 36। धारा 36, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो। सीधा सा कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई पागलपन की अवस्था में यदि कोई व्यक्ति है और वो आपके ऊपर हमला करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आपको हानि, आपको शारीरिक हानि या संपत्ति संबंधित हानि हो किसी भी प्रकार की, तो उसमें आपको प्रतिरक्षा का अधिकार आपके पास है। जैसे कोई विकृत व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपको उससे बचाव करने का पूरा अधिकार है। जैसे वो स्वस्थ अवस्था में यदि हमला करता तो आपको प्रतिरक्षा का अधिकार था, ठीक उसी प्रकार वो विकृत अवस्था में भी हमला करता है वो मनुष्य या व्यक्ति, तो भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ठीक है। भले विकृत अवस्था में संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध न हो, परंतु आपको उसके द्वारा किए गए कार्य से प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो दृष्टांत दिया है, यह विकृत व्यक्ति क को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो यह अगर स्वस्थ होने की दशा में होता है। मतलब यह यदि पागल अवस्था में हमला कर रहा है तो क जो है उस पर अपना बचाव कर सकता है। यह किसी प्रकार का अपराधी नहीं होगा, अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि वो विकृत अवस्था है, यानी पागलपन की अवस्था में कार्य कर रहा है। परंतु उसको क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार होता है जो यह यदि अपनी स्वास्थ्य यानी मानसिक स्थिति एकदम अच्छी रहती, उस अवस्था में हमला करता, तो जो उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता क को, वही अधिकार अभी भी है, ठीक है। केवल ये चीज दिया, ठीक। अगला दिया है था, क रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है। क जो है रात्रि में ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार भी है। मतलब अपने घर पे क जो जाता है घर से रात में ऐसे समय पर हकदार है, लेकिन यह सद्भावपूर्व क को गृह भेदन समझकर, मतलब घर में घुसने वाला अन्य व्यक्ति जो चोरी या घर में अनावश्यक रूप से घुस रहा है, तो ऐसा समझकर यह ने क्या किया, क पर आक्रमण कर दिया। यहाँ यह इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, भ्रम के अधीन ये क पर आक्रमण करता है, क कोई अपराध नहीं करता, किंतु क यह के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब यह उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। यानी यह यदि जानबूझकर भी मारता तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो क को था उस समय, वही अधिकार इस समय भी रहेगा जब भ्रम के अधीन यह क पर हमला करता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा भ्रम के अधीन भी किया गया है, मतलब पागलपन व्यक्ति है या भ्रम में कोई हमला करता है तो भी उस वहां पर हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ठीक है। चलते हैं अगली धारा 37। कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट, धारा 37 में दिया गया है, कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं। ऐसे कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है आपको, ठीक है। कहाँ कहाँ पर नहीं है देखिए। पहला आता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें क यदि कोई कार्य मृत्यु या घोर उपाधि की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है। मतलब
वहां पर आपको घोरोपहती नहीं हो, मृत्यु कारित होने की आशंका नहीं हो, और वहां पर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ लेना चाह रहे हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। इसमें आगे दिया है, सद्भावपूर्वक अपने पदभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत भी हो, न्यायानुमत न भी हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु और घोरोपहती की कोई आशंका नहीं है, ऐसी स्थिति में आपके द्वारा कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई आपके पास अधिकार नहीं है। हाँ, इसके आगे जो लोक सेवक के संबंध में दिया है, तो उदाहरण के तौर पर ये समझ लीजिए कि पुलिस आपके ऊपर लाठी चला रही है, तो आप लाठी लेकर तुरंत पुलिस के ऊपर हमला नहीं कर दोगे। यदि ऐसा करते हो तो वहां पर आपके आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 37 के तहत नहीं दिया गया है। ये इसलिए है क्योंकि आप यदि हमला कर देते हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य, या लोक सेवक है वो जिस कार्य को समझ कर करता है वो कार्य नहीं करेगा, और यहाँ पर आप प्राइवेट प्रतिरक्षक नहीं, अपराधी भी हमला करने लगेंगे फिर कि हमको मार रहे थे, ऐसी चीजें भी होने लगी। तो कुल कहने का तात्पर्य है, यदि कि पुलिस आपको आपके ऊपर लाठीचार्ज भी कर रही है तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के हकदार के तहत आप पुलिस पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते। आपको लाठी या तो पड़ेगी आपके ऊपर, या फिर आपको वहां से भागना पड़ेगा, दो में से एक ही काम है। ये चीज तो खूब ही ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं कि आप पुलिस यदि लाठीचार्ज कर रही है तो पुलिस का लाठी उठाओ और शुरू हो गए। प्राइवेट प्रतिरक्षा के तौर पे आप उसको नहीं रोक सकते, आपको वहां से हटना पड़ेगा। ठीक है। वो लोक सेवक के तौर पे कार्य कर रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ख, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोरपूर्ति की आशंका युक्ति रूप से कार्य नहीं है, इसमें भी वही चीज दिया है, सद्भावपूर्वक अपने पदभार में कार्य करते लोक सेवक निर्देश दे देता है। मतलब लोक सेवक उस कार्य को नहीं करता लेकिन किसी और के माध्यम से बोल देता है कि इसको पकड़ो या करो, या जो भी चीजें निर्देशित कर देता है, तो वहां पर भी आपको उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। भले वो गलत कर रहा है, न्यायानुमत नहीं है, न्याय के विपरीत है, जो भी चीज है, लेकिन आपको वहां पर नहीं है। यदि आपको जब तक होता है कि मृत्यु हो जाएगी या घोरपति, हमारी पैर हाथ कुछ ऐसी चीजें कट जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यदि जब तक आपको ऐसा ना हो तब तक आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है। उन मामलों में संरक्षा के लिए कोई लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो। जैसे आपके पास कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें आपको समय मिल जाए, कि कोई धमकी दे दिया कि इतने समय ऐसे ऐसे तुमको मारेंगे, या फिर यहाँ कर मिलोगे तो ऐसे मारेंगे, तो तुमको, तुम्हारे पास समय है सहायता लेने के लिए, पुलिस की अन्य चीज, अन्य लोगों की सहायता लेने के लिए समय, पर्याप्त समय है। आप वहां पर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग करते हो कि वो हमारे ऊपर आएगा हमला करने, या कुछ दूर से आ रहा है, अभी 5 मिनट बाद आ रहा है, वहां खड़ा है, दौड़ कर आ रहा है, और उस स्थिति में आपको समय है कि भाग जाएं या फिर किसी और से सहायता ले लें। तो जब आपको सहायता का प्राप्त होने का समय है और ऐसी स्थिति में आप यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग करते हैं तो वहां पर गलत है, आप वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, दो में क्या दिया है, 37 के दो में, किसी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपमानी करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है, हमको ये है कि हमारा हाथ पैर कुछ टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हम उसी को मार कर उसी का संबंधित व्यक्ति का तोड़ दें, संबंधित व्यक्ति या सामने वाले व्यक्ति का हाथ पैर मार के तोड़ दें, आपको ये अधिकार नहीं है। हाँ, ये है, वो जिन चीजों से मार रहा है या कुछ चीजें ऐसे कर रहा है जिससे आप बचाव कर सके, कुछ और ढाल या कुछ और ऐसी चीजें, उपहती छोटी मोटी चीजें, हाथ पे उसको थोड़े बहुत चोट मार दे जिसके औजार उसके द्वारा लिया गया औजार गिर जाए, कहीं और चला जाए, तो आपका बचाव हो सके, परंतु आपको उसको उससे ज्यादा अपहानि कारित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इसमें स्पष्टीकरण दिया है, जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए कार्य के, तो प्रचलित कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने के कारण रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक, ठीक है, लोक सेवक जो है, यदि
कोई कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार तो वंचित तब तक नहीं होंगे जब तक कि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। यदि मान लो कोई पुलिस है, सिविल में ही है और आपको कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पर लाठीचार्ज कर रहा है, तो आप अन्य चीजें या फिर वो उपाधि की कारित होने की संभावना है, तब ऐसी ऐसी स्थिति में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। परंतु यदि आपको उसको इसके बारे में जानकारी होती है कि ये पुलिस है, तो आप नहीं करो। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से ये दिया है। दूसरा दिया है, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए कार्य किए जाने के प्रचलित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह न जानता हो कि विश्वास करने वाला कारण न रखता हो कि उस कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश में कार्य कर रहा है, जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है। यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो वह जो जब तक कि उस ऐसे प्राधिकार के मांगे जाने पर पेश न कर दे। ठीक है, लिखित प्राधिकार है, जैसे किसी किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ के लाने के लिए दे दी है पुलिस कि इनको गिरफ्तार करके लाइए या उनको पकड़िए, लिखित में स्पष्ट रूप से किसी अन्य के माध्यम से बोल दी है, तो उसको अधिकार दिया है तो उसको पकड़ने जा रहा है, तो ऐसे में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक है जब तक कि उसको आपको न पता चल जाए कि इसको पुलिस ने बोला है या किसी और ने प्राधिकृत अधिकारी ने बोला है जिससे ये कर रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, धारा 38 बीएनएस की धारा 38 में चलते हैं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब होगा? मृत्यु कारित, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हो। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है, ऐसा हमला जिससे आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे धारा 38 में दी गई है। देखिए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार पूर्व के रखे हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य हानिकारी करने तक, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसे अपराध अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, जिस वह अपराध यदि वह अपराध जिसके ऐसे अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है, अतिस्मन पश्चात प्रगटित भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात ये जो दिए गए हैं अपने दिए गए हैं उसमें कई प्रकार की हैं, इसमें क आता है, ऐसा हमला जिसमें युक्ति रूप से आशंका कारित होगी, अन्यथा ऐसा हमला करने का परिणाम मृत्यु होगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति राइफल ही लेके आ गया या कुल्हाड़ी लेके आ गया, एकदम दौड़ ही गया है मारने के लिए, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके पास कोई अन्य चीजें हैं, ऐसी स्थिति में आओ तो आप उसका उपयोग करके यदि मृत्यु कारित हो सकती है, उसकी बचाव हो सकता है आपका, तो उसको आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के तहत उपयोग कर सकते हैं। मृत्यु कारित होने की आशंका, फांसी लगा दिया है आपको, अब कोई अनुमान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपके पास चाकू मिला और उसके सीने में घोप दिए। कोई ऐसा है कि दो लोग गए हैं और पिकनिक बना रहे हैं और द्वेष पूर्वक या दुश्मनी पूर्वक आपको जबरदस्ती किसी कपड़े या किसी अन्य चीज से वो गला दबा रहा है और आपको ये लग रहा है कि अब मृत्यु हो ही जाएगी, ऐसी स्थिति में आपके पास कोई चीज पेन चाकू कुछ और मिल गया और आपने उसके सीने में भोंक दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां पर आपके द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, अगला है ऐसा हमला जिससे युक्ति से आशंका कारित होगी, अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपपत्ति हो। मतलब ऐसा कार्य कर रहा है जैसे कि वो टंगारी या कुछ और लेके पकड़ लिया है आप लोगों को, दो लोग पकड़ लिए हैं और आपकी हाथ या पैर काटने की पूरी वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक पकड़ रहा है या एक ने बांधने की कोशिश कर रहा है, कहीं फेंकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या कुछ कुछ अन्य चीजें करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपके पास जो भी चीजें मिलती है अवेलेबल, यदि आप मृत्यु संबंधित व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं उस अवस्था में, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं इसमें। आगे बात आता है जो बलात्संग करने के आशय से किया गया कोई हमला। मतलब बलात्संग मतलब ऐसा देखेंगे कई बार देखेंगे, खासतौर से लड़कियों के साथ होती है, जैसे कई बार हमला होता है रेप करने के उद्देश्य से कई लोग
कोई हमला कर दिया महिला के ऊपर, हमला यानी उसको पकड़ना, उठा के लेके जाना, मारपीट करना, ऐसा करने के उद्देश्य से यदि कोई कार्य करने लगा जबरन, और उस स्थिति में आपके पास जो भी चीजें हैं और उससे यदि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं, तो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यानी वहां तक इन सभी अपराधों में आप मृत्यु कारित करने का अधिकार आपके पास है। ठीक, आगे चलते हैं। घ, प्रकृति विरुद्ध काम या तृष्णा की तृप्ति की आशा से किया गया काम। प्रकृति विरुद्ध कार्य हम देखे होंगे, जैसे अप्राकृतिक कृत्य से पहले धारा 3 आईपीसी की धारा 377 में थी, वो धारा समाप्त कर दी गई है। तो ऐसा वो जो आईपीसी की